हेलो एवरीवन, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं रीता कुमारी फ्रॉम सुपौल क्लास 10th की बायोलॉजी क्लास ले रही हूँ, जिसमें हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली वीडियो में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम लोग, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने जाना, उसके फंक्शन पे चर्चा हो रही थी। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन की चर्चा हो रही थी। किसी कारणवश मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या समझा उसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, वो लंग्स में कैसे इन करता है, और लंग्स में आने से पहले क्या होता है कि हमारी पसलियाँ बाहर की ओर फैल जाती हैं, जिससे हमारे लंग्स की मांसपेशियाँ फैल जाती हैं। डायफ्राम नीचे की ओर धंस जाता है, जिससे कि लंग्स में का आयतन बढ़ जाता है, वहाँ वायु का दाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बाहर से मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में इन करता है। फिर यहाँ से ट्रेकिया के थ्रू हवा हमारे लंग्स में आता है, जहाँ दोनों ब्रोंकस के द्वारा दोनों लंग्स में चला जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ब्रोंकस कई शाखाओं में बटा होता है, जैसे ब्रोंकियल्स कहते हैं। फिर वो फर्दर और भी उसका ब्रांचिंग होता है, जैसे एल्वियुलर डक्ट कहते हैं। उस एल्वियुलर डक्ट में बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं, उस एयर सैक्स में भी बहुत सारे एयर चैम्बर्स होते हैं। तो हमारे लंग्स में करीब 30 करोड़ एयर सैक्स पाए जाते हैं। उस वायु कोष्ठ, एयर सैक्स का मतलब वायु कोष्ठ, और उस वायु कोष्ठ में बहुत सारे एयर चैम्बर्स होते हैं, जहाँ की हम जो ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के दौरान, वह ऑक्सीजन उन सभी वायु कोष्ठ में चला जाता है, जिससे कि लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब क्या होता है, यह वायु कोष्ठ जो है रक्त वाहिनियों के जाल से घिरा होता है, जिसे हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि यह जो वायु कोष्ठ है, एयर सैक्स है, यहाँ हमने धमनी और सिराओं को दिखाया है, रेड कलर से धमनी को और ब्लू से सिरा को दिखाया है, जो कि सिराओं और धमनियों के जाल के से घिरा होता है। और यह इस वायु कोष्ठ या एयर सैक्स का संपर्क इन ब्लड कैपिलरीज से रहता है, और यहाँ पर जो है विसरण विधि द्वारा, यहाँ भी विसरण की ही क्रिया कार्य करती है। इस विसरण के द्वारा जो है इन वायु कोष्ठ से ऑक्सीजन जो है वह रक्त वाहिनियों में चला जाता है, वहाँ से फिर ब्लड में मिल जाता है। तो क्योंकि इन वायु कोष्ठ के अंदर क्या है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होता है, जबकि रक्त वाहिनियों में कंसंट्रेशन कम होता है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन के अणुओं का बहाव हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। इस तरह से रक्त जो है रक्त में यह ऑक्सीजन जो है रक्त में मिल जाता है, और रक्त के में जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन के साथ बंधन बनाता है, बॉन्ड बना करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन जो है कहाँ पहुँचता है, हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। अब कोशिकाओं में क्या होता है, हम लोगों ने पिछले स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि श्वसन क्या होता है। श्वसन में कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन इसी माध्यम से पहुँचता है। तो अब कोशिका तक जब ऑक्सीजन पहुंच गया, वहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि स्टोर रहती है कोशिका में। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कोशिका से बाहर निकालना है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः फिर रक्त के में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फिर रक्त के माध्यम से यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे फेफड़े तक चला जाता है। हमारे फेफड़ों के फिर इस एयर सैक्स में जाता है, और एयर सैक्स में फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, हमारे जो रक्त वाहिनियों में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अधिक होता है, एयर सैक्स जो है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। फिर रक्त वाहिनी से कार्बन डाइऑक्साइड एयर सैक्स में चला जाता है, फिर एयर सैक्स
से इस ब्रोंकस ट्रेकिया होते हुए हमारे नासा छिद्र से शरीर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हमने यहाँ एक रेखाचित्र के द्वारा दिखाने की कोशिश की है। जैसे ये हमारा लंग्स है, दोनों लंग्स हैं, तो जब ऑक्सीजन वायुमंडल से हमारे लंग्स में इंक करता है, यहाँ से यह ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है और रक्त के माध्यम